बच्चों, आज हम सब भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार से हो रहा है आज हमारे संपूर्ण भारत में, यह भूमि का निम्नीकरण क्या है इसके बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे। तो भूमि का निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की गुणवत्ता, टिकाऊपन, पोषक तत्व की कमी का होना ही भूमि का निम्नीकरण है। आज हम संपूर्ण भारत में देखते हैं तो किसी न किसी तरीके से भूमि का जो उपयोग होना चाहिए उस तरह से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी से हमारा संपूर्ण जो भारत है भूमि निम्नीकरण से पीड़ित है। तो बच्चों, ये आज देखा जा रहा है हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में भूमि का निम्नीकरण में 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो निम्नीकृत है। 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो निम्नीकृत भूमि की श्रेणी में या निम्नीकृत भूमि के अंतर्गत आता है। कई बहुत सारे कारण हैं इसके निम्नीकृत होने का हमारे संपूर्ण भारत में देखते हैं तो उसको आज जानेंगे कि भूमि की निम्नीकरण का प्रमुख कारक कौन कौन से है, भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं भूमि के निम्नीकरण के कारक है, वो है पहला बाढ़। नदियों के द्वारा जल स्रोत या जल के प्रवाह या तेज गति के साथ में जल का बहना या प्रवाहित होने के कारण नदियों का जो रेतीला जो भाग है वो खेतों तक के चला जाता है और खेतों में उस रेत का जमाव हो जाता है और उस रेत के जमाव के कारण वहाँ पर कोई भी पौधा या कोई भी ऐसे जीव जंतु वहाँ पर उसका उपयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण वो भूमि निम्नीकृत हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो बाढ़ जो है वो भूमि के निम्नीकृत करने का प्रमुख कारक है। उसके बाद में दूसरा जो है मानव क्रियाकलाप। मानव क्रियाकलाप के कारण भी आज भूमि निम्नीकृत होते जा रहा है। जैसे कि सूखा क्षेत्र है या ढलुआ क्षेत्र है या ढाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हल के द्वारा जोताई कर देने से वहाँ पर धूल के रूप में वो मिट्टी उड़ जाती है, अन्यत्र वो वायु के द्वारा प्रवाहित हो जाता है और धूल के उड़ जाने के बाद में वहाँ पर मोटे कंकड़ उस भूमि पर रुक जाते हैं जो भूमि उपजाऊ नहीं होते हैं। वहाँ पर कोई भी उपज या कोई भी फसल नहीं लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से मानव क्रियाकलाप के द्वारा भी आज देखा जा रहा है तो भूमि का निम्नीकरण तेज गति से होता जा रहा है। उसके बाद में अति सिंचाई। अति सिंचाई के कारण जैसे कि राजस्थान का जो क्षेत्र है रेगिस्तानी क्षेत्र है और वहाँ पर सिंचाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और सिंचाई इतनी मात्रा में कर दी जाती है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो दलदली हो जाती है या दलदल हो जाती है। दलदल हो जाने के कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार का उत्पादन या किसी भी प्रकार का कृषि कार्य लेना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से अति सिंचाई भी एक भूमि के निम्नीकरण का प्रमुख कारण बन जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं उत्खनन। आज ओपन कास्ट, खुले द्वार जिसको बोला जाता है, खुला गर्त के रूप में छोड़ दिया जाता है। ऐसे हमारे जो भारत में झारखंड वगैरह है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर उत्खनन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पर कई प्रकार के खनिज पदार्थ या कच्चे माल की उपलब्धता या प्राप्त करने के लिए, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए या कई प्रकार के जो खनिज पदार्थ प्राप्त करने के लिए
तेज गति से आज खनन कार्य किया जा रहा है और खनन कार्य कर देने के बाद में उस स्थान को खुले गर्त के रूप में या बड़े बड़े गड्ढे के रूप में छोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े गड्ढे के रूप में छोड़ देने के कारण उस स्थान पर या वो भूमि जो है किसी भी उपयोग के लायक नहीं रह पाता और न ही उस गड्ढे को भर दिया जाता है, खुला गड्ढा छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे भारत में स्थान हैं जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े गर्त के रूप में ऐसे भूमि को छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक निम्नीकरण का प्रमुख कारण बन जाता है। उसके बाद में सीमेंट उद्योग, हमारे भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सीमेंट का कारखाना लगाया गया है और सीमेंट कारखाना के लिए चूना पत्थर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सीमेंट कारखाने में चूना पत्थर का जो पिसाई किया जाता है और पिसाई करने के बाद में उससे धूल कण के रूप में उड़ने लग जाता है। तो वायुमंडल में ये धूल के कण के रूप में घुल जाते हैं और उस समय के बाद में आसपास के क्षेत्र या आसपास की भूमि या आसपास के कृषि जो भाग है वहाँ पर वो जमाव होते जाता है। उसके जमाव के कारण वो भूमि की उर्वरा क्षमता या उस भूमि का उपयोग नहीं के बतौर होता है। तो इस प्रकार सीमेंट उद्योग या सीमेंट का कारखाना भी जो है वो भूमि के निम्नीकरण का प्रमुख कारण बन जाता है। इसके बाद में फिर आते हैं हम लोग औद्योगिक जल। तेज गति से आज स्वतंत्रता के बाद में देखा जा रहा है तो बड़ी तेज गति के साथ में औद्योगिकरण होते जा रहा है। औद्योगिकरण होने के कारण या उद्योगों की स्थापना के कारण उनसे निकलने वाले मैले अपशिष्ट जो पदार्थ है या अपशिष्ट पदार्थ जल के द्वारा प्रवाहित कर दिया जाता है। कई ऐसे रासायनिक तत्व है जो औद्योगिक क्षेत्रों से निकलता है और वो प्रवाहित होकर आसपास के क्षेत्र में या आसपास का जो कृषि भूमि है या आसपास के भूमि पर वो प्रवाहित होता है और प्रवाहित होने के कारण वो उसका अपना प्रभाव डालते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ का जमा होते रहता है, वहाँ पर केमिकल्स या रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उस भूमि को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर उत्पादन लेना संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण भारत में देखा जाता है तो भूमि का निम्नीकरण बड़ी तेजी के साथ में होते जा रहा है। तो इसको इस भूमि के निम्नीकरण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है या हमको आम नागरिकों को भी प्रयास इसके लिए करना चाहिए। वो कौन कौन से प्रयास कर लेना चाहिए हमको, वो देखते हैं यहाँ पर। भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए उपाय, तो सबसे पहला जो है नगर व गांव का नियोजित विकास करना चाहिए। जैसे आज देखा जा रहा है कि नगरों या गांव का तेजी से विकास होते जा रहा है। तेजी से विकास के कारण आज कृषि भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। वहाँ पर आवास के रूप में या मकानों के निर्माण के रूप में या कुछ कार्यालय के रूप में वहाँ पर कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है और उसके अतिक्रमण के कारण आज भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो हमको गांव या नगरों का नियोजित विकास, जैसे कि गांव के या शहरों के बीच में खाली पड़ी जो भूमि होती है, खाली पड़ी भूमि होती है, वहाँ पर उसका उपयोग कर लेना चाहिए, न कि कृषि भूमि पर ही करना जरूरी है। तो इससे आज नियोजित तरीके से अगर सरकार गांव या शहरों को वहाँ पर जनसंख्या को वहाँ पर व्यवस्थित करे तो कृषि भूमि को बचाया जा सकता है या अन्य जो उपयोगी भूमि है उसको बचाया जा सकता है। दूसरा जो आता है बंजर भूमि का उपयोग। बंजर भूमि का उपयोग
इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। यदि भूमि को निम्नीकरण से बचाना है तो बंजर भूमि का दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। एक तो अकृषि भूमि के रूप में, एक अकृषि भूमि के अंतर्गत जैसे कि आता है उद्योग या छोटे छोटे जो आवासीय उद्योग है, इसके लिए उस भूमि का उपयोग, बंजर भूमि का उपयोग कर लेना चाहिए। दूसरा जो आता है उस भूमि पर जोताई करके या उस बंजर भूमि को विकसित करके या वहाँ पर किसी रासायनिक या जैविक खाद के रूप में उस बंजर भूमि को विकसित कर लेना चाहिए या उसको विकसित भूमि के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पर कुछ न कुछ मात्रा में कृषि कार्य किया जा सके और लोगों का वहाँ पर जीवन यापन करने के लिए मौका मिल सके। तो इस प्रकार से बंजर भूमि का भी उपयोग करके आज भूमि के निम्नीकरण को बचाया जा सकता है। इसके बाद में आते हैं परती भूमि का उपयोग। परती भूमि का उपयोग का मतलब होता है कि किसी भी भूमि को उसकी उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक समय के लिए उसको जोताई करके छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे वो 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद में कृषि योग्य भूमि बन जाता है। तो ऐसे जितने भी हमारे भारतवर्ष में परती भूमि है, तो उस भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कार्य करना चाहिए, चाहे वो बागवानी के रूप में हो चाहे कृषि कार्य के रूप में हो, तब भूमि के निम्नीकरण को बचाया जा सकता है। तो परती भूमि का उपयोग करके किसी न किसी रूप में उसका उपयोग कर लेना चाहिए। इसके बाद में आता है वन संरक्षण एवं वन रोपण। वन संरक्षण या वन रोपण का मतलब होता है कि आज पुराने जो पेड़ है उसको काटा जा रहा है, पुराने पेड़ है उसको काट दिया जा रहा है। तो पुराने पेड़ को यदि काटा जा रहा है तो उतने ही पेड़ को काटा जाए जितना लगाना, जितना नए पेड़ लगाया जाना संभव हो सके, उतने ही पेड़ों को काटा जाए। आज देखा जा रहा है कि वन संरक्षण यदि नहीं किया गया या वृक्षारोपण नहीं किया गया तो फिर हमारे पारिस्थितिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। आज 23% भाग में ही वन बचा हुआ है, जबकि हमारे पारिस्थितिक संतुलन के लिए 33% भाग में वन होना जरूरी है। यदि वन नष्ट होते जाएंगे, वन का रोपण नहीं किया जाएगा, तो आने वाले समय के लिए हमारे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा और धीरे धीरे जो ओजोन परत का भी क्षरण हो जाएगा और फिर कई प्रकार की बीमारियों का सामना हमको करना पड़ जाएगा। इसलिए भूमि के निम्नीकरण को रोकने के लिए वन का संरक्षण करना चाहिए और वन हमको लगाना चाहिए, जिससे भूमि का निम्नीकरण को बचाया जा सके। इसके बाद में मृदा का रोकथाम। मृदा का क्षरण जो हो रहा है, आज अपर्दन की क्रिया, जैसे कि नदियों के द्वारा प्रवाहित जल है या नालों के द्वारा प्रवाहित जल है या वर्षा के रूप में, तो मिट्टी का अपर्दन हो रहा है या मिट्टी का कटाव हो रहा है। और देखा जाता है तो कचरे का जमाव, कई ऐसे भूमि है जहाँ पर कर दिया जाता है, कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर रासायनिक खाद का ज़्यादा उपयोग करके वहाँ पर का भूमि की उर्वरा क्षमता नष्ट हो जाती है। उस भूमि का जो उपयोग जिस मात्रा में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कीटनाशक का छिड़काव करने से आसपास का जो क्षेत्र है या आसपास की भूमि है वो प्रभावित होते जा रहा है। तो हमको भूमि के निम्नीकरण को बचाने के लिए उस स्थान पर कचरे का जमाव नहीं करना चाहिए, उसको सही स्थान पर स्थापित करना चाहिए या सही स्थान पर उसको स्थापित कर देना चाहिए। तो इससे भूमि के निम्नीकरण को बचाया जा सकता है। उसके बाद में आता है घर के आसपास की भूमि का उपयोग। घर के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पर खाली पड़े हुए अगर वहाँ पर भूमि है तो उस भूमि पर फलदार वृक्ष लगाना चाहिए।
फलदार वृक्ष है या छायादार वृक्ष है, तो इस फलदार वृक्षों से फल प्राप्त कर सकते हैं, छायादार वृक्ष से हम छाया प्राप्त कर सकते हैं, और उस वृक्ष के लगने से या वहाँ पर पेड़ लगने से उसके आसपास का क्षेत्र मिट्टी के कटाव या अपर्दन क्रिया से उसको बचाया जा सकता है। इसलिए हमारे आसपास वृक्षारोपण या वृक्ष को लगाकर भी हमको भूमि के निम्नीकरण से बचाया जा सकता है उसको। इस प्रकार से आज के चैप्टर में भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार से हो रहा है आज, और उसको रोकने के लिए किस प्रकार से उसका प्रयास करना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त किए हैं। अब अगले जो भाग में और कौन कौन से इस भूमि के अंतर्गत प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको बताएंगे। धन्यवाद।